हिंदी साहित्य में आज सुनिए स्वनाम धन्य साहित्यकार डॉक्टर सीतेश आलूक की लिखी हुई कहानी कोई अपना। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। लगभग 1 महीने की प्रतीक्षा के बाद वो घड़ी आ ही गई। चलते चलते डॉक्टर सोनी ने एक बार फिर उजास की जांच की, वहीं स्ट्रेचर पर लेटे लेटे ही। कानों में आला लगाकर इधर उधर सीने में धड़कन सुनी, ब्लड प्रेशर लिया और फिर नब्ज भी टटोली। फिर वे उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोले, गुड, बस थोड़ी देर लगेगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ खास पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ जैसे सपने में हो गया। अच्छा, चलो अंदर। एक वार्ड बॉय ने ट्रॉली ठेली और दूसरा आगे की ओर से उसे खींचता हुआ ले चला। अस्पताल के लंबे गलियारे में एक लय के साथ खड्ड खट्ट करती हुई ट्रॉली सरकने लगी। आंखों के सामने पीछे की ओर सरकती गलियारे की छत अकारण ही उसके मन में एक डर पैदा करने लगी। उस पीछे सरकती छत के बीच में रह रहकर कोई बिजली का ट्यूब उभरता था और पीछे कहीं ऐसे खो जाता था जैसे जिंदगी का कोई बीता हुआ साल हो। कितने साल बीते होंगे? उजास को अचानक फॉर्म पर भरी अपनी आयु याद हो आई। आयु 27 वर्ष, यानी बीते हुए 27 वर्ष। लेकिन इसके बाद के वर्षों का क्या भरोसा, कौन जाने 28वां वर्ष आए भी या नहीं। लेकिन डॉक्टर सोनी तो कहते थे कुछ भी नहीं होता, ना तो कोई ताकत में कमी आती है और ना कोई शरीर को खतरा पैदा होता है। उसने कई और लोगों से भी बात की थी, उनसे भी जो ये ऑपरेशन करा चुके हैं। चौधरी भी तो गाहे बगाहे यही समझाता रहता था, फिक्र मती कर, कुछ भी नहीं होता। तुमने दी चौधरी? उसने एक दिन पूछ ही लिया। के मतलब? चौधरी इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। मतलब ये कि जो इसमें कोई खतरा नहीं तो तुमने क्यों नहीं दी? होश में तो है? चौधरी ने आंखें तरेड़ के पूछा। क्यों, होश की क्या बात? सबकी जरूरत एक होती है। चौधरी ने समझाना ही उचित समझा। तेरे को जरूरत है तो तू दे, जब मन ने जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। पैसे की जरूरत किसे नहीं होती चौधरी? उजास ने मुस्कुराते हुए पूछा। इब बोले जाएगा? चौधरी ने रोष भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसके स्वर में भी तेजी आ गई। सबकी जरूरत एक जैसी होती है क्या? पैसे के लिए औरत धंधा कर लेती तो क्या तेरी माँ भी कोठे पे जा बैठी? चौधरी, वो लगभग चिल्ला उठा, अब कहे देता हूँ। क्या कहेगा? चौधरी ने हिकारत से कहा था। बड़ा आया माँ वाला, पता भी है माँ का कि किधर जा बैठी? चुप होगा कि बताऊं तुझे? उसने उठने का उपक्रम करते कुछ ऐसे चिल्लाकर कहा था जैसे खा जाएगा उसे। जैसे माँ के विरुद्ध एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था वो। उस माँ के विरुद्ध जो सचमुच ही पता नहीं कहाँ गई, जिसने कोई सड़ा गला अंग समझकर उसे अपनी ज़िंदगी से काट फेंका, और जो फ़ोन सुनकर भी कह बैठी कि मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, सारी पिछली बातें तुम भी समझ लो कि मर गई तुम्हारी माँ। उसे झुंझलाहट हुई अपने ऊपर कि क्यों बताया था उसने ये सब चौधरी को। चौधरी की चिकनी चुपड़ी बातें तो बस उसके धंधे की चाल थी। सौदा पटा नहीं कि वो आ गया अपने रंग में। उसे झुंझलाहट हुई स्वयं अपने ऊपर भी कि वो चौधरी को धता नहीं बता सकता। उसके सामने 40,000 रुपये आ जाते हैं, 40,000 जो उसकी ज़िंदगी बना सकते हैं, जिसके बल पर वो अपनी माँ के सामने सीना तान कर जा सकता है, अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर उन्हें धिक्कार सकता है, फुटपाथ पर अपनी कथरी छोड़कर किसी किराए के कमरे में चारपाई बिछाकर चैन से सोने की बात सोच सकता है। पता नहीं कहाँ से प्रारंभ होती है उसकी मजबूरियों की कहानी। जब हॉस्टल भेजा था पापा ने, जब माँ की नहीं, नई माँ की साड़ी देकर गिलास खरीदा था उसने, जब ताई ने मारा था उसे, जब स्कूल से निकाला गया था उसे, या तब जब पुलिस वाले ने ठेला उलट दिया था उसका। जब कुछ सोचने समझने की उम्र आई, क्या सचमुच कभी आई थी या वो ऐसे ही किसी धोखे में रहा? जो भी हो, हर बार पिछली बातें याद करके अक्सर ही उसे लगा कि वास्तव में वही निर्णायक घटना थी जिसने उसके जीवन की दिशा मोड़ दी। वही घटना थी जिसने जीवन में दुर्भाग्य के अध्याय का प्रारंभ किया, कभी समाप्त न होने वाले अध्याय का। उसी घटना ने, लेकिन कौन सी घटना? वो कभी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। शायद वे सभी घटनाएं
एक के बाद एक उसके जीवन को दुर्भाग्य के गड्ढे में कुछ और गहरे ढकेलते चली गईं। पापा ने उसे नए नए कपड़े पहनाए थे, बड़ी भीड़ थी, बाजे बज रहे थे और लोग जोर जोर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उसे बहुत सारी मिठाई मिली थी, वो खुश था। पापा ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा था, तू पूछता था ना माँ कहाँ है, देख तो माँ आ गई तेरी। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों के बीच थाम कर उसका मुख प्यार से एक ओर घुमाते हुए कहा था, देख यही है तेरी माँ, देखा तूने, अच्छी है ना। सामने वो बैठी थी, लाल लाल कपड़ों के ढेर में। वो आतंकित सा कुछ समझने के प्रयत्न में उधर देखता रहा था। ये कैसी माँ है? उसकी आंखों के आगे पप्पू, दीपू, राकेश और सोनू की माँ घूम गई थी। ऐसी लाल लाल कपड़ों वाली क्या माँ होती है? सुंदर है ना, अच्छी है ना तेरी माँ? पापा ने बड़े उल्लास के साथ उससे फिर पूछा था। उसने कभी पापा की चमकती आंखों में झांकने का प्रयत्न किया, तो कभी लाल कपड़ों के ढेर में लुका छिपी खेलती दो अजनबी आंखों में, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अच्छा जाओ बेटे, पापा ने उसे हटाते हुए कहा था, जाकर सो जाओ, मम्मी बहुत प्यार करेगी तुझे। पापा ने उसे खिलौना खरीद कर दिया था, एक नगाड़े वाली गाड़ी। धागे से पकड़कर खींचो तो गाड़ी चलती थी और साथ दोनों पहियों के बीच रखे नगाड़े पर दो छोटी छोटी लकड़ियां पटापट गिरती थीं। नगाड़ा कड़ कड़ करके बजता रहता था, बड़ा मज़ा आता था। खाने के बाद ऊँघती हुई मम्मी ने उसे मना किया, लेकिन वो खेलना चाहता था। मम्मी के सोते ही फिर वही खिलौना लेकर चल पड़ा। मम्मी ने उसे फिर मना किया, तो वो किलकारियाँ भरता अपने नन्हे नन्हे पाँवों से दौड़ पड़ा। नगाड़ा और भी जोर से बजने लगा। मम्मी ने उसे पकड़ के वो खिलौना पटक दिया और उसे बहुत पीटा। बाद के वर्षों में नगाड़े पर पड़ने वाली लकड़ियों जैसे मम्मी के वो दोनों निर्मम हाथ उसे निरंतर याद आते रहे। एक बूढ़ी सी औरत आई थी, सर पर बड़ा सा टोकरा उतार कर जमीन पर ही बैठ गई। वो पास ही खेल रहा था। उससे बोली, अपनी अम्मा को बुलाओ। मम्मी घर पर नहीं थी। तभी उसकी दृष्टि टोकरे में रखे चमचमाते हुए एक गिलास पर पड़ी। उसे सोनू का चांदी वाला गिलास याद आ गया, जिसमें वो दूध पीता था, पानी पीता था। उजास का मन था वैसा ही गिलास लेने का, एक अपना अलग चांदी वाला गिलास, जैसा कि सोनू के पास है। उसने कहा, ये गिलास मुझे दे दो। ऐसे मिलता है गिलास, पैसे लेके आओ, उसने कहा। पैसे नहीं हैं, उसने उदास होते हुए कहा था। तो कोई पुराना कपड़ा लत्ता ले आओ। पुराना कपड़ा? वो कुछ समझा नहीं। हाँ, कोई पुरानी साड़ी, पुरानी पैंट। उसकी दृष्टि तुरंत ही आंगन पार अरगनी पर सूखती मम्मी की साड़ी पर पड़ी। तो तुम वो दे दोगी? उसने गिलास की ओर संकेत करते हुए कहा। हाँ लाओ तो, है कुछ? वो औरत बोली। कुछ ही देर में उसका मन वो गिलास लेकर झूम उठा। अपना खेलना छोड़ दौड़कर उसने नल खोला और गिलास भर पानी पिया। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने सोचा था अब वो सोनू के सामने अपने चांदी वाले गिलास में पानी पिएगा, पापा मम्मी को भी दिखाएगा। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। मम्मी रोए जा रही थी और मारती जा रही थी उसे। पापा भी कभी उसे डांटते तो कभी मम्मी को समझाते। उसे रह रह कर याद आता रहा कि मम्मी चिल्ला रही थी, कमबख्त ने नई साड़ी बेच खाई, चोर कहीं का, किसी दिन मुझे भी बेच आएगा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था नई कहाँ थी साड़ी। नई तो वो होती है जो मोड़ कर रखी रहती है डिब्बे में। मम्मी झूठ बोलती हैं और मारती भी जा रही हैं, पापा भी नहीं बचा रहे हैं उसे। यादें ही यादें, बचपन की, बचपने की, जिन्हें याद करके उसे हंसी नहीं आती, जिन पर कभी कोई नहीं हंसा, हर बार उसे ही रोना पड़ा। घर में छोटा भैया बीमार था। उसने सोचा कि वो भैया को दवाई देकर ठीक कर दे तो सब लोग उसे शाबाशी देंगे, सब उसकी तारीफ करेंगे, उसे प्यार करेंगे। दवाई उसे याद आ गई। 2 दिन पहले पापा एक बड़ी सी शीशी से निकाल कर दवाई पी रहे थे। उसने पूछा था, ये क्या है पापा? पापा ने 2 क्षण उसकी ओर देख कर कुछ सोचते हुए कहा था, दवाई है बेटे। काहे की दवाई? बीमारी की, सब बीमारी की। दिन का समय था, पापा दफ्तर गए थे, मम्मी खाना बना रही थीं, भैया सो रहा था। उसने पापा वाली अलमारी खोलकर वो शीशी निकाली। ढक्कन खोलने में उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, परंतु सबको चमत्कृत करके प्रशंसा पाने के लोभ में उसने प्रयत्न करके शीशी खोल ही ली और जाकर भैया का मुंह खोलते हुए उसमें उड़ेल दी। वो समझ नहीं पाया कि एकदम से सारी दवाई उसके मुंह पर कैसे फैल गई। वो एकदम ही चीख कर रो पड़ा।
मम्मी दौड़ी आईं और देखते उसे पटक पटक कर मारने लगी। शाम को पापा के आने पर घर में बहुत देर तक कोहराम मचा रहा। पापा ने उसके कान खींचकर एक जोर का थप्पड़ मारा। बाद में जीवन भर वो कभी इतना गणित नहीं सीख पाया जो तय कर सके कि मम्मी के वे सैकड़ों थप्पड़ अधिक थे या पापा वाला वो एक। ये तो उसे बहुत बाद में समझ में आया कि वो पापा वाली दवा क्या थी और पापा उसे क्यों पीते थे। ना जाने कितनी ऐसी ही घटनाएं याद आती रहीं उसे। फिर मार खाना जैसे उसकी दिनचर्या का एक आवश्यक कर्म बन गया। घर में कोहराम की स्थिति बनी ही रहती थी। पापा मम्मी का झगड़ा, कभी जोर से तो कभी फुफकारते हुए स्वर में, और बीच बीच में मम्मी का बार बार उभरता हुआ स्वर, वो यहाँ नहीं रहेगा। हॉस्टल भेजते समय पापा ने फिर उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा था, वहाँ तुम बड़े आराम से रहोगे, नए नए दोस्त मिलेंगे, टीचर लोग तुम्हें बड़े प्यार से पढ़ाएंगे। कहा तो बहुत कुछ था उन्होंने, पर स्वर एवं शब्द उसे गड्ढ-मड्ढ होते लगे थे, जैसे 2-3 बरस पहले कहा हुआ वही कुछ दोहरा रहे हों कि मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करेगी, देख सुंदर है ना, अच्छी है ना मम्मी। हॉस्टल में कुछ महीने रोते बिसूरते ही बीते। उन सब की याद सालती थी जो पीछे छूट गया था। वही सब जिसे शायद घर कहते हैं, लेकिन कैसा घर। अक्सर उसने अपने आप से तर्क किया था, क्या था उसमें जिसे याद करके दुखी हुआ जाए। और शायद यही कारण था कि साथ के नटखट लड़कों ने उसका सारा पिछला दुख भुलाकर उसे एक नए ही सांचे में ढाल दिया। अपने नए दोस्तों के साथ नित नई शैतानियों में उसे मजा आने लगा। कभी रात में किसी सोते हुए बच्चे को भूत बनकर डराना, कभी किसी की किताबें छिपा देना, कभी किसी की कमीज़ पर चुपके से स्याही छिड़क देना, कभी किसी बैठते हुए बच्चे की कुर्सी पीछे से खींच लेना। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। रात को खाने के बाद जब और बच्चे अपना होमवर्क करने बैठते थे, तब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी नई शैतानी की योजना बनाता। फिर प्रारंभ हुआ पिक्चर देखने का सिलसिला। कभी दिन में बीमारी के बहाने पढ़ाई छोड़कर, तो कभी रात को चुपके से हॉस्टल से भागकर। कई बार पकड़ा गया, कई बार दंड पाया, कई बार माफ़ी मांगी, कई बार घर शिकायत भेजी गई, कई बार घर पर भी पिटाई हुई। हर बार उसने आगे से कोई गलती ना करने की कसम खाई, लेकिन जल्दी ही वो सब कुछ भूलकर अपने रंग में रंग जाता था। फिर हुई वो निर्णायक दुर्घटना। उसके कुछ बड़े साथियों ने हॉस्टल के पास के घर से कार चुराने की योजना बनाई थी। रात भर खड़ी ही तो रहती थी एक अंधेरे कोने में। सोचा कि चुपचाप ले चलें और रात भर मज़े से घूम घाम कर चुपचाप वापस रख देंगे। उन दिनों कार का मालिक बाहर गया हुआ था। सबसे छोटा और दुबला पतला होने के कारण घर में घुसकर चाबी उजास को लानी थी। अपना काम उसने बड़ी सफलतापूर्वक किया, पर वो बड़ा साथी जो ड्राइविंग जानने का दम भरता था अनाड़ी निकला। भिड़ गया एक रिक्शे से। रिक्शा बुरी तरह टूटा और उसमें बैठे एक आदमी के कंधे की हड्डी टूट गई। 3 लड़के स्कूल से निकाले गए, उनमें उजास भी था। घर लौटा तो उसे बहुत मार पड़ी। पापा तो जैसे पागल हो उठे थे, मार ही डालते उसे, पर संयोग से उन दिनों उसके ताऊजी वहाँ आए हुए थे। उन्हें बिना माँ के बच्चे पर तरस आ गया। इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ, सौतेली माँ के साथ यहाँ तो रह नहीं पाएगा। सौतेली माँ, ये शब्द उसके कानों में बड़ी देर तक गूंजते रहे थे। तब तक वो कुछ कुछ समझने लगा था कि सौतेली माँ क्या होती है। गंदी है, वही उसके पापा को भड़काती है, मारने के लिए कहती है, घर से निकालने के लिए कहती है। वो मम्मी है, माँ नहीं। कुछ देर बाद शांत होने पर पापा ने कहा था, ठीक है भैया, तुम ही ले जाओ, नहीं तो किसी दिन मेरे हाथों खून हो जाएगा इस अभागे का। ताऊ जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले थे, मेरे साथ चलेगा बेटा? उसने समझने के प्रयत्न में ताऊ जी की ओर देखा था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने बड़े संशय के साथ पापा की ओर दृष्टि घुमाई थी, जैसे उनका मन टोहने के लिए। उसे डर था कि पापा हमेशा की तरह टपट कर कहेंगे, कहीं नहीं जाना, चुपचाप बैठ घर में। पर नहीं, उनका चेहरा बुरी तरह तना था। वे गर्दन टेढ़ी किए जमीन की ओर न जाने क्या देख रहे थे। कुछ देर के मौन के बाद वे धीरे से बोले, इसका खर्चा मैं भेज दिया करूँगा हर महीने। अरे उसकी कोई बात नहीं, ताऊ जी ने कहा था, जी चाहे तो भेजना, न जी चाहे तो वो भी ठीक है। भगवान के दिए जहाँ 3 हैं वहाँ ये भी पल जाएगा। अरे ये भी तो बेटा है मेरा। और अचानक स्वर बदलकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे देखकर बोले थे, है ना ताऊ जी का बेटा?
शायद इतना प्यार पाकर उसका मन किलकने को हुआ था, पर कुछ सिसकियां तब भी शेष थीं जिनमें उसकी प्रतिक्रिया डूबकर रह गई। शायद वो सोच रहा था कि क्या होता है बेटा, मम्मी का बेटा, पापा का बेटा, ताऊजी का बेटा, और माँ का बेटा, उस माँ का जिसे उसने कभी देखा नहीं। कैसी होती होगी माँ। उस नए वातावरण में प्रवेश करते ही उसे कुछ अटपटा लगा था। ताऊजी ने ताई के पैरों की ओर संकेत करते हुए कहा था, पैर छुओ बेटे, ये बड़ी माँ है तुम्हारी। एक और माँ? उसने आश्चर्य एवं संदेह भरी दृष्टि से ताऊजी की ओर देखते हुए ताई जी के पैर छुए। फिर उसने ताऊजी और ताई जी के बीच होती खुसर पुसर सुनी थी। अरे ये क्या मुसीबत बांध लाए। कुछ देर बाद ताई जी का स्पष्ट स्वर सुनाई दिया था, अरे जहाँ और बच्चे हैं तो क्या उनकी रोटी छीन के दे दोगे इसे। ताऊ जी की बात बीच में ही काटी थी ताई जी ने। उसने कहा है खर्चा भेजेगा इसका। ताऊ जी ने दलील पेश की। भेज जा। ताई जी ने हाथ के साथ अपनी आंखें नचाते हुए कहा था। 4 दिन भेजेगा, फिर हाथ झाड़ के अलग खड़ा होगा। लिख के रख लो, सौतेली माँ है, सौतेली, जीना हराम कर देगी उसका। शायद कुछ वैसा ही हुआ जैसा ताई जी ने सोचा था। वैसे पहले कुछ दिन तो ठीक चला, पढ़ने में भी उसका मन लगने लगा था, लेकिन राजू भैया उसे किसी न किसी काम में लगाए रहते थे। कभी कहते बाजार से कॉपी लिया, कभी कहते पेंसिल लिया, कभी किसी दोस्त के यहाँ किताब देने के लिए भेजते, तो कभी किसी के यहाँ से कुछ लाने के लिए कहते। कभी कहते मेरी पैंट पर इस्त्री कर दे, तो कभी कहते साइकिल में पंक्चर हो गया है, बनवा ला। घर की सब्जी लाना भी उसी के जिम्मे था। और ताई जी जब सोने से पहले अपने पैरों के दर्द के मारे करहाती तो उसी से पैर दबवाती थी। सबसे कहती थी कि इसके हाथ में तो जादू है, तुम लोग तो ऐसे दबाते हो जैसे पत्थर कूट रहे हो। अपनी समझ में तो उसने रटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन परीक्षा ने उसकी आशा के विपरीत ही फल सुनाया। दिन प्रतिदिन उसकी खिन्नता बढ़ती जा रही थी। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। उसे लगता कि घर में हर कोई उसका उपहास करता है। ताऊजी और ताई जी दोनों ही बात बात में उसे झिड़कते रहते हैं। राजू भैया को जेब खर्च के लिए रोज 1 रुपया मिलता था। पिंकी और वीरू भी आए दिन पैसे मांगते ही रहते थे। बस एक वही था जिसे कुछ नहीं मिलता था। क्यों, क्या ज़रूरत है तुम्हें? खाना पीना कपड़ा किताब सभी कुछ तो मिल जाता है तुम्हें, फिर बाजार की चीज़ों के लिए क्यों लाड टपकाते रहते हो? कुछ ऐसा ही हर बार उसे सुनने को मिलता था। राजू भैया के पास साइकिल थी। उसने ताऊ जी से एक बार कहा कि उसे भी साइकिल दिला दें। ताऊ जी ने कुछ सोचकर कहा, 10वीं दर्जा पास कर लो तो दिला देंगे। 10वीं दर्जा यानी कम से कम 3 साल और अगर वो ये सब इम्तहान पास ना कर पाया तो उसे कभी साइकिल ही नहीं मिलेगी। उसे लगा कि ताऊ जी को पता है कि वो ना तो 8वां पास कर पाएगा, ना 9वां और ना 10वां, इसीलिए उन्होंने ये शर्त लगा दी। एक बार उसने तय किया था कि वो सारे इम्तहान पास करके दिखा देगा। ऐसी कस के मेहनत करेगा कि लोग देखते रह जाएं। पर जब वो पढ़ने बैठता तो उसे कुछ समझ ही में नहीं आता। राजू भैया से पूछता तो वे इस तरह जल्दी जल्दी बताते कि कुछ उसके पल्ले ही नहीं पड़ता। और फिर वो अचानक पूछते, समझ गए ना, जाओ इसे याद कर लो। कभी वो ताऊ जी से पूछता तो उल्टे पूछते, क्लास में क्या सोते रहते हो, वहाँ क्यों नहीं समझ कर आते, मास्टर से क्यों नहीं पूछते, वो साले फीस क्यों लेते हैं गुलछर्रे उड़ाने के लिए। जब वो किसी मास्टर से पूछने का साहस जुटाता तो कोई कहता, कुछ घर से भी पढ़कर आओ तो समझ में आए। कोई कहता, जब क्लास में बताया तब क्यों नहीं सुना। कोई कहता, तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगा, तुम्हारे सर में तो भूसा भरा है। अल्लाह मियाँ जब अक्ल बांट रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, कहीं पड़े सो रहे थे या पिक्चर देखने गए थे। लौट कर फिर वो स्वयं ही कुछ समझने का प्रयत्न करता तो सचमुच ही कभी उसे किसी फिल्म की याद आने लगती, कभी आइसक्रीम की, तो कभी किसी बड़ी दुकान के शो केस में देखे हुए सूट की। उसका मन होता कि किताब कॉपी फाड़ कर उसमें आग लगा दे और कहीं से उसे बहुत सारा पैसा मिल जाए, इतना कि सब लोग उसके आगे झुक झुक कर सलाम करने लगें। ताऊ जी भी खूब उसकी तारीफ़ करें और पापा आकर कहें कि चलो बेटा चलो हमारे घर चलो, और मम्मी ज़ोर देकर पापा से कहें, ये यहीं रहेगा, कान खोलकर सुन लो, ये यहीं रहेगा। लेकिन कहाँ से आए बहुत सारा पैसा। उसके पास तो अपना कहने को 25-50 पैसे भी नहीं होते थे। और उधर कभी किसी बच्चे के हाथ में थमी आइसक्रीम उसे विचलित कर देती थी, तो कभी किसी दुकान पर रखी ठंडी बोतल, कभी उसका मन गरम जलेबियाँ देखकर मचल उठता, तो कभी किसी फिल्म का बड़ा पोस्टर देखकर।
धीरे धीरे उसने सब्जी के पैसों में से कुछ बचाना शुरू कर दिया। कभी टमाटर के भाव में 2 रुपये किलो बढ़ाकर, तो कभी 2 किलो की जगह 1.25 किलो आलू घर लाकर। लेकिन ये हेरा फेरी बहुत दिन नहीं चल पाई। ताई ने 2-1 बार तो उसके बहाने सहे, फिर 2-1 बार पिटाई की, और फिर एक दिन ताऊ जी के सामने उसकी पेशी हुई। सारी सफाई देने के बाद भी उसकी आंख ऊपर नहीं उठ रही थी। उनका हाथ भी उठ ही गया। 4 साल बाद लौटकर वो पापा के सामने खड़ा था। चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ, तितर बितर बाल, मटमैला सा पैंट बुशर्ट और पैरों में हवाई चप्पलें। बस शरीर लंबा हो गया था और दाढ़ी पर लंबे घुंघराले रोएं उभर आए थे। ताऊ जी कह रहे थे, मैं तो हार गया बबलू, अब तुम ही संभालो इसे, रखो चाहे काट कर फेंक दो। मैंने तो सोचा था कि ज़िंदगी बन जाएगी इसकी, सो जो भी बन पड़ा किया। तेरी भाभी के ताने भी सुने और अपनी रात की नींद भी हराम की, पर कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। उस रात पापा और मम्मी में बहुत देर तक लड़ाई हुई, कभी दबे दबे स्वरों में और कभी ऊंची चीखती फटकारती आवाज़ में। वो बाहर वाले बरामदे में एक चारपाई पर पड़ा बड़ी देर तक उन सुने अनसुने शब्दों के अर्थ पकड़ने में लगा रहा। सुबह पापा ने ही निर्णय सुना दिया। कैसी तकदीर लेकर जन्मा है तू कमबख्त, अब तुझे क्या कहूँ। मत मारी गई थी मेरी, जो मैंने खुद ही फांसी अपने गले में डाल ली। वो तो तेरी माँ कई महीने तक लड़ती झगड़ती रही थी तुझे साथ ले जाने को, पर मैंने ही तुझे नहीं जाने दिया। सोचा था मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तुझे इंसान बनाऊंगा, पर तुझमें तो वो अपनी सारी गंदगी छोड़ गई। तू तो पूरा का पूरा उस पर ही गया है। वो समझ चुका था कि माँ क्या होती है। वो समझ रहा था कि उस समय बात उसकी अपनी माँ की हो रही है। देख भाई, तू यहाँ तो रह नहीं सकता, अब बता तेरी क्या मर्जी है। पापा ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि उसकी आंखों में चुभो दी। वो चुप रहा। उसे चुप देख पापा फिर बोले, अब पढ़ाई लिखाई तो तुझसे होगी नहीं, कोई काम ढूंढ ले। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अब कोई तुझे अफसरी कलेक्टरी तो देगा नहीं, कोई हाथ का काम सीख ले। पापा क्षण भर को रुके, जैसे कहीं उलझ रहे हों, जैसे बिजली की मरम्मत या मोटर स्कूटर की मरम्मत या किसी होटल में कोई काम, जो भी तुझे अच्छा लगे। रही शुरू के दिनों की बात, तो मैं कुछ महीने या साल भर तक तेरे खाने पीने के पैसे देता रहूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस बार उसकी आंखें जिज्ञासा में उठीं और पापा के चेहरे पर अटक गईं। शर्त यह है कि तू इस शहर में नहीं रहेगा और किसी से नहीं कहेगा कि तू मेरा लड़का है। आखिर मेरी भी इस शहर में कोई इज्जत है, मेरा भी कुछ नाम है। इज्जत? नाम? क्या इसमें उसका भी कुछ हिस्सा है? वो सोचता रह गया। बोल, मंजूर है तुझे? उसे चुप देख पापा ने फिर कहा, अरे कुछ बोलेगा भी या मेरी जान लेकर ही चैन मिलेगा तुझे? उनका स्वर अधीर हो उठा था और क्रोध में फैली हुई आंखें उसकी ओर तनी हुई थीं। तेरी माँ कहाँ है? बिना सोचे समझे ही अंतर्मन में दबा एक प्रश्न अचानक उसके मुंह से निकल गया। अं? पापा को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे मैं पूछ कुछ रहा हूँ और तू बोल कुछ रहा है। ये माँ की याद कैसे आ गई तुझे? मेरी माँ कहाँ है? उसने फिर धीरे से अपना प्रश्न दोहराया। अच्छा, तो माँ के पास जाकर ऐश करने का इरादा है? पापा ने व्यंग्यात्मक क्रोध में कहा, जैसे वो लड्डू लिए बैठी तेरी राह देख रही होगी। अरे वो ऐसी ही होती तो छोड़ कर न जाती तुझे। पापा से भी उसने सुना कि उसकी माँ की शादी हो चुकी है कहीं। वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ रहती है और क्या करती है। फिर भी बातों ही बातों में उसे एक रिश्ते की मौसी का पता मिला। पापा के ताने सुनकर भी उनसे पैसे लेकर वो मौसी के पास गया और फिर 400 मील दूर रेल का सफ़र करके माँ के पास उन्हें ढूंढ ही निकाला उसने। अनजान शहर, अनजाने चेहरे, अनजाने लोग। पूछता ढूंढता घर पहुंचा तो फिर कई अनजाने लोगों के कई बेतुके प्रश्नों का कुछ ना कुछ उत्तर देता हुआ वो माँ से मिलने में सफल हो ही गया। मैं उजास हूँ माँ। सामने खड़ी महिला उसका नाम और अपने लिए माँ का संबोधन सुनकर जैसे आतंकित हो उठी। शायद सांप सूंघ जाना उसी स्थिति को कहते हों। उसे पता चल चुका था कि उसका नाम उजास उसकी माँ ने ही रखा था, शायद बड़े प्यार बड़े अरमान से। कुछ देर चुप रहकर भय के मारे इधर उधर देखते हुए उसने कहा, तो मेरे पास क्या करने आए हो? जाओ अपने बाप के पास। वो चुप था, उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। और ये क्या हाल बना रखा है? वो तुम्हें ढंग के 2 कपड़े भी नहीं दे सकता? यह शब्द सुनकर उसके मन में आशा की एक किरण कौंधी थी। कुछ खाया है सवेरे से या?
वो फिर भी चुप ही रहा। उसका साहस नहीं हो रहा था कि आंखें उठाकर माँ की ओर देखे। पेट भर खाना भी नहीं खिला सकता तो किस बूते पर लड़ झगड़ कर तुम्हें रखा था अपने पास? अचानक उसका स्वर बदला। अच्छा सुनो, अभी तो जरा, लेकिन तुम 2 घंटे बाद आना, ठीक 11 बजे, 11 साढ़े 11 के बीच आना जरूर। कहते ही वो ऐसे पलटी थी जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जल्दी लौटने के लिए। जाते जाते वो भीतर के दरवाजे के पास छिटकी और उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, एक ऐसी दृष्टि से जैसे कह रही थी, समझ गए ना, आना जरूर। लौटकर जब वो पहुंचा तो आश्चर्य कि उसे दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ा। वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि कपाट खुल गए। सामने माँ खड़ी थी। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ एक पग पीछे हटते हुए उसके भीतर आने के लिए राह बनाई और एक सोफे पर बैठने का संकेत किया। अपने गंदे कपड़ों के कारण क्षणिक झिझक के बावजूद वो सोफे के किनारे पर बैठ गया। माँ का घर है, जैसे डरते डरते उसका मन कह रहा हो। दूसरे क्षण वो भीतर गई और एक बड़ी प्लेट में कुछ खाने का सामान लेकर आई। उसके दूसरे हाथ में दूध से भरा एक गिलास था। वो सचमुच ही भूखा था। चुपचाप खाने लगा, लेकिन बार बार उसे एक फिल्म में देखा हुआ दृश्य याद आता रहा, जिसमें बहुत दिन बाद घर लौटे हुए बेटे को माँ अपने हाथ से सर पर हाथ फेरते हुए खाना खिलाती है। खाते खाते वो गंभीर मुद्रा में बैठी माँ की ओर देखता जाता था। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है, ये तो मैं देख ही रही हूँ। उसने अचानक मौन तोड़ा। लेकिन मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती। मैं मर चुकी हूँ, जैसा कि शायद उसने तुम्हें बताया हो। वो क्षण भर के लिए शायद अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने भर को रुकी। पता नहीं तुम कितना पढ़े लिखे हो, मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती, लेकिन तुम जवान हो, तंदुरुस्त हो, कोई भी काम कर सकते हो। कोई काम बुरा नहीं होता। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ, तुम कहीं जाकर अपना काम शुरू कर दो। लेकिन वो फिर क्षण भर को रुकी। वो अनायास बीच में उपजे लेकिन से चौकन्ना हो उठा। लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने अपना वाक्य पूरा किया। शर्त? यहाँ भी शर्त? और वो ये कि तुम किसी दूसरे शहर में जाकर अपना काम करोगे और इस विषय में कभी किसी से कोई बात नहीं करोगे। और हाँ, फिर कभी भूल कर भी मुझसे मिलने का प्रयत्न नहीं करना। वो हतप्रभ रह गया। यहाँ भी वही शर्त? माँ को कैसे पता चल गया कि पापा ने भी यही शर्त रखी है? कहीं दोनों ने मिलकर तो ये शर्त नहीं रखी? पर कैसे, कहाँ मिले होंगे दोनों? उसने वो शेष दिन पार्क की एक बेंच पर लेटकर व्यर्थ की उधेड़-बुन में व्यतीत किया। माँ का दिया हुआ लिफाफा उसकी जेब में था, मगर उसे खोल कर देखने का उसका साहस नहीं हो रहा था। क्या होगा उसमें? कितने रुपए होंगे? कितने दिन चलेंगे? क्या काम शुरू कर सकता है वो? उसने सुन रखा था कि अपना कोई व्यापार प्रारंभ करने के लिए तो लोग लाखों रुपए लगाते हैं। उस पतले से लिफाफे में बहुत होगा तो भला कितना होगा? पता नहीं 100 वाले नोट होंगे या 50-50 वाले। हाँ, यदि 500 वाले हुए तो कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। जब अंधेरा घिरने लगा तो वहाँ उसे कुछ डर लगा। कहीं किसी ने उसकी छोटी सी पूंजी छीन ली तो क्या करेगा? फिर उसे भूख भी लगी थी और फिर वो शहर भी तो छोड़ना ही था। स्टेशन के सामने के ढाबे में घुसने से पहले उसे कोई एकांत जगह देखकर अपनी पूंजी का आकलन आवश्यक लगा। लिफाफे में 100-100 के 10 नोट थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्त धोखा दिया है। एक गंदी गाली देने का मन हुआ था उसका, लेकिन किसे और क्यों? अपने प्रश्नों से कतराना ही उसे उचित लगा। उस समय वो अमीर था। ये 1000 रुपये उसे 2-3 महीने ज़िंदा रख सकते थे, ख़ास तौर पर तब जब पापा भी अपने वादे के अनुसार उसे कुछ पैसे भेजते रहें। और अगर इस बीच उसने कोई काम कर लिया, कोई भी काम, तो इन रुपयों से उसकी बड़ी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लेकिन तुरंत उसकी आवश्यकता थी पेट भर खाना और रात बिताने के लिए कोई जगह। ढाबे में जाकर उसने महंगे खाने का ऑर्डर दिया, वही सब जिसका जिक्र वो बढ़िया खाने के नाम पर सुनता आया था, बटर चिकन और टिक्का। तभी अपनी मेज के दूसरे सिरे पर बैठे व्यक्ति पर उसकी दृष्टि गई, जो बियर पी रहा था। उसने अपने लिए भी बियर का ऑर्डर दे दिया। वो कुछ समय के लिए अपने आप को वयस्क समझना चाहता था, वयस्क भी और समर्थ भी, जो अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। मेज के दोनों ओर झागदार बियर के गिलासों ने 2 अनजाने व्यक्तियों के बीच परिचय का सूत्र स्थापित किया। उजास को उस 30 वर्षीय व्यक्ति में किसी मार्गदर्शक की झलक दिखाई दी और उस व्यक्ति को इस नवयुवक में किसी जिंदादिल साथी की।
कहाँ रहते हो? उसने पूछा। यहाँ तो किसी से मिलने आया था, कल सुबह लौट जाऊँगा, उजास ने कहा। तो रात को कहाँ रहोगे? कहीं भी, शायद स्टेशन पर दूसरे एक क्षण उजास ने स्वर बदल कर पूछा, कोई रात काटने के लिए जगह मिलेगी यहाँ? मिलेगी, क्यों नहीं, बहुत मिलेगी। और फिर आंख दबाते हुए बोला, जेब में माल होना चाहिए। मतलब? उजास का दिल अचानक धक धक कर उठा। ऐसे भोले तो नहीं दिखते प्यारे कि मतलब भी ना समझो। उसने फिर आंख दबाते हुए कहा, बोलो, 100 का पत्ता है जेब में? हो तो ले चलूं बढ़िया जगह। वो समझ गया। मन हुआ कि कहे, उसकी जेब में 100 के 10 पत्ते हैं। 10? लेकिन ऐसे कितने दिन चलेंगे? फिर भी वो मना करके एक अजनबी के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। वो आश्वस्त होना चाहता था कि वो पूरी तरह स्वतंत्र है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, उस पर अंकुश लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। डरते धड़कते दिल से अंधेरी सकरी गलियों में चलते हुए वो रह रहकर अपने को आश्वस्त करने लगता था कि वो बदला ले रहा है, समाज से, बाप से, माँ से, ताऊ से और उन सब से जिन्होंने उसके साथ कभी न्याय नहीं किया। फिर भी एक अपराध बोध लगातार उसे घेरे रहा और भय भी कि कहीं कोई उसके सारे पैसे न लूट ले। उसे माँ की शर्त याद थी कि उसे नगर छोड़ना होगा, परंतु वो पूरी तरह निर्णय नहीं ले पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि माँ की वो शर्त मानने के लिए वो क्यों बाध्य है। अगर वो वहीं रहकर कोई काम करता है तो माँ को कैसे पता चलेगा? कौन पहचानेगा उसे और माँ को जाकर बताएगा या उसके बारे में बात करेगा? लेकिन सर में चढ़ी बियर और उन अंधेरी गलियों के अपराध बोध ने उसे वो नगर छोड़ने की प्रेरणा दी। वो जिस गाड़ी से आया था उसी से लौट पड़ा। लेकिन लौटकर उसे बाप के नगर भी तो नहीं जाना था। वहाँ भी वही शर्त थी और वही आत्मग्लानि। वो उन दोनों निषिद्ध नगरों के बीच एक बड़े नगर में उतर पड़ा। जब जाने पहचाने लोगों के नगर से दूर ही रहना है तो कौन सा नगर है, क्या अंतर पड़ेगा? ठोकरें खाकर ही अपनी राह बनानी है तो ये नगर क्या और वो नगर क्या? वो ठोकरें खाने के लिए तैयार होकर जीवन संग्राम में उतरा था, लेकिन जब वास्तविक ठोकरें लगीं तो उसे लगा कि उस सबके लिए वो तैयार नहीं था। कई दिन किसी छोटे छोटे काम के लिए भटकने के बाद उसे लगा कि अपनी कल्पना का कोई काम, जैसे कोई क्लर्क या चौकीदार या स्टोर कीपर, उसे नहीं मिल सकता। किसी घर में झाड़ू बर्तन जैसा काम उसे भले ही मिल जाए, पर उसके लिए वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। हाँ, किसी रेस्तरां में बैरे का काम उसे स्वीकार्य था, पर कई जगह प्रयत्न करने पर भी उसे इसमें सफलता नहीं मिली। निराश होकर उसने स्टेशन पर कुलीगिरी की बात भी सोची, पर वहाँ भी यूनियन की दीवार आड़े आई, जिसे भेद पाना उसके वश में नहीं था। विवश होकर वो रिक्शा चलाने लगा। कभी चोट खाकर तो कभी किसी से गालियाँ या 2-4 थप्पड़ खाकर वो कुछ महीनों में एक पक्का रिक्शे वाला बन गया। महीने में 800-900 रुपये बन ही जाते थे, पर रह रहकर उठती ठंडी बियर की पुकार को वो नकार नहीं पाता था। सप्ताह में 1 या कभी कभी 2 बार वो ठेके पर पहुंच ही जाता था, और दूसरी ओर मन में चलते हाँ ना के अंतर्द्वंद के बावजूद कभी कभी वो उन अंधेरी गलियों में पहुंच जाता था जिसमें माँ के हाथों मिली पहली भेंट के कुछ पैसे वो फेंक आया था। कई बार उसका मन हुआ कि पापा को कोई पत्र ना लिखे, उन्हें अपना पता ना दे, परंतु उनका प्रति मास पैसा भेजने का वादा उसे विचलित कर देता था। वो पैसे आते रहे तो सहारा रहेगा। शायद वो 2-1 अच्छे कपड़े बनवा सके, शायद 2-1 दिन किसी ढाबे में अच्छा खाना खा सके, और या आगे सोचने से वो ऐसे कतराने लगता जैसे वो स्वयं सोच नहीं रहा, किसी को अपनी योजना बता रहा हो। इस सब के बावजूद उसे अपनी ज़िंदगी से खींच ही नहीं, नफरत भी थी। एक झुग्गी में रहना, म्यूनिसपैलिटी के नल पर नहाना, 3-4 जोड़ी कपड़ों में गुजारा करना और आकर्षक चेहरों को दूर ही दूर से चोरी चोरी देखना। कोई नहीं जो उसे अपना कहे या जिसे वो अपना समझकर मन की बात कह सके। ऐसे में अक्सर पापा का घर, ताऊ जी का घर और माँ के घर का ड्राइंग रूम उसे याद आते तो जीना और भी दूभर लगने लगता था। कभी किसी सवारी से पैसे को लेकर झगड़ा होता या कहीं कोई उससे तू तड़ाक करके बात करता तो उसका मन होता कि उसका कॉलर पकड़ कर कहे, तू समझता क्या है मुझे? मैं गजटेड ऑफिसर का बेटा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ये रिक्शे का काम तो अपने शौक़ के लिए कर रहा हूँ, दुनिया देखने के लिए, वैसे ही जैसे ऋषि कपूर ने किया था पिक्चर में।
लेकिन वास्तविकता के एहसास के कारण उसकी घिघी बंध जाती थी, पैर कांपने लगते थे और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। दूसरी ओर बस्ती में ही नहीं, अपने साथ के रिक्शे वालों के बीच भी उसका सीना तना रहता। आंखों में उनके लिए एक हीनता का भाव रहता था। इसके पीछे मन में कुछ तो अपने कुल का बड़प्पन था और कुछ बाप के भेजे हुए 200 रुपये जो देर सवेर उसके पास नियमित रूप से आ ही जाते थे। लेकिन एक दिन उसके इस क्रम में व्यवधान आया। लगभग 2.5 साल बाद उसके मनी ऑर्डर आने का क्रम टूटने लगा। पैसे कभी आए कभी नहीं आए, कभी लगातार 2 महीने नहीं आए। वो उन पैसों का इतना अभ्यस्त हो गया था कि उसने सोचा भी नहीं था कि कभी उसमें कोई बाधा भी आएगी। उसके मन में पापा जी के पास जाने की बात भी आई, पर साथ ही उनकी शर्त का स्मरण भी हो आया, तुम फिर कभी मुझसे नहीं मिलोगे। मन ने तर्क भी किया कि जब वे अपना वादा भूल कर पैसे भेजने में ढील कर रहे हैं तो वो उनकी बात क्यों माने, पर स्वयं उसका आहत अहंकार बीच में आ गया। सोच विचार कर उसने उन्हें एक पत्र लिखा। कभी कभी पैसे न मिलने की शिकायत के साथ ही उसने लिखा था कि अब 200 रुपये में कुछ नहीं होता, वे उसे 300 भेजा करें। साथ ही ये भी लिखा कि वो जिस जगह पर काम कर रहा है वे लोग उससे बहुत खुश हैं और 2-1 साल में उसे किसी अच्छी जगह लगा देंगे। परंतु आशा के विपरीत उसे ना तो कोई उत्तर मिला और न ही आगे से कोई मनी ऑर्डर ही। वो रह रहकर बौखला उठता था। उसका मन होता था कि बाप के पास जाए और उन्हें जी भर के गालियाँ सुनाए। कभी कभी समय ही बुरा हो जाता है। वो अपने दुख से वैसे भी नहीं उबर पा रहा था कि एक दिन उसका रिक्शा चोरी हो गया। बहुत ढूंढा उसने, थाने में भी रिपोर्ट लिखाई, लेकिन व्यर्थ। उधर रिक्शे वाले ठेकेदार ने उसे कसकर 2 थप्पड़ लगाए और गंदी गालियाँ दी, वो अलग। लेकिन आश्चर्य, उन गालियों के बीच उसे एक बिल्कुल ही नई अनुभूति हुई। वो ये कि जब उसे हरामजादा, कुत्ते की औलाद या उल्लू के पट्टे जैसी गालियाँ सुनने को मिलती तब उसे क्रोध नहीं होता, कोई चोट नहीं लगती, उल्टे कुछ हंसी आती, मन में कहीं ठंडक महसूस होती। गालियाँ खाते समय भी वो स्पष्ट देख लेता कि वे गालियाँ उसे नहीं उसके माँ बाप को दी जा रही हैं, जो उसकी दृष्टि में सचमुच ही गालियाँ खाने के अधिकारी हैं। कितनी अजीब बात थी कि जब उसने कुछ पैसा बचाकर किसी बैंक की सहायता से स्वयं अपना रिक्शा लेने की बात सोचना प्रारंभ किया, तभी उसके हाथ से किराए का रिक्शा भी निकल गया। बहुत सोचने विचारने पर भी उसे कोई दूसरा काम समझ में नहीं आया। उसकी बचाई हुई पूंजी भी बड़ी तेजी से उड़ने लगी। उसे लगा कि बेकारी के दिनों में उसे भूख भी कुछ ज़्यादा ही सताने लगी है और रह रहकर बियर की याद भी बेचैन करती है। अपनी अंधेरी खाई से निकलने के लिए उसने कई रास्ते तलाशे, पर कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दी। हर बार फिसल कर उसे यही लगा कि वो और भी गहरे जा गिरा है। ऐसे में कभी कभी उसे माँ बाप का ध्यान भी आता था। बच्चा गिरे तो माँ उसे प्यार से दौड़कर उठाती है, बाप उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर उन दिनों की याद उसके मन में कड़वाहट भर देती थी। हरामजादे, दोनों अपनी अपनी रंगरेलियों में मस्त हैं और मुझसे कह रखा है कि फिर कभी सूरत भी ना दिखाना, इस शहर में भी ना आना। नहीं दिखाऊंगा सूरत तुम्हें, मर जाऊंगा, पर तुम लोगों के शहर में भी नहीं आऊँगा। तुम्हारे नए बच्चे मर गए तो तुम्हारी चिता को आग देने भी नहीं आऊँगा। वो जानता था कि उसका ये अहंकार स्वयं उसकी ही हानि कर रहा है, और फिर उसकी हालत ऐसी थी कि इज्जत क्या और बेइज्जती क्या। लेकिन मन में एक बात बैठ गई थी कि उनके पास नहीं जाना है तो बस नहीं जाना है। ऐसे में एक दिन उसे ताऊ जी की याद आई। ठीक है, निकाल दिया था उन्होंने भी, लेकिन फिर मिलने से तो मना नहीं किया था। और फिर वो उनकी जिम्मेदारी तो नहीं था। जो कुछ उन्होंने किया उसके भले के लिए ही किया। कम किया ये ठीक है, पर कुछ तो किया। लेकिन ताई ताई की याद करके उसका निश्चय डगमगाने लगा। उनका वश चला होता तो वे उसे बिल्कुल घर का नौकर बनाकर ही रखती, बिना पगार वाला नौकर। सोने के लिए अलग कोठरी, अलग बिछौना, पहनने को उतरन और खाने को कुछ बची खुची जूठन। दुबली पतली 1.5 हड्डी वाली ताई जो कभी कभार उसे तमाचे भी जड़ देती थी और गुर्राती आंखों से तो जब तब देखती ही रहती थी। पर क्या जरूरी कि वे अब तक बैठी ही हों? इतने बरस बीते, कौन जाने मर खप गई हों। उसका मन इस काल्पनिक संभावना से खिल उठा। फिर तो ताऊ से लपक कर सीने से लगा लेंगे। तभी उसकी कल्पना की उड़ान को ब्रेक लगा। यही क्या जरूरी है कि ताऊ जी ही अब तक बैठे हों? वो तो ताई जी से बड़े होंगे और पहले मौत उन्हें ही आई होगी। दुख की एक लहर उसके उल्लास को पस्त कर गई। ये भी तो संभव था कि दोनों ही मर चुके हों या दोनों ही जीवित हों।
एक बार जाकर मिलने में क्या हर्ज है। अपनी स्थिति से उबा हुआ उसका मन कोई परिवर्तन चाहता था, एक ऐसा परिवर्तन जो भविष्य को कोई सुखमय मोड़ दे सके। अंधेरे में हाथ मारने जैसा निर्णय लेकर वो ताऊ जी के घर जा पहुंचा। घर के बाहर ही सबसे पहले राजू भैया से उसकी भेंट हुई। वो एक चमचमाती मोटरसाइकिल पर बैठे दफ्तर के लिए निकलने ही वाले थे। साफ इस्त्री किए हुए कीमती कपड़े, आंखों पर काला चश्मा और पैरों में लाइट मारते हुए जूते, चेहरे पर सफलता की दमक, वैसी ही जैसी कि वो अपने चेहरे पर लाने का सपना देखता रहा था। उन्होंने उसे नहीं पहचाना। याद दिलाने पर वे बड़ी जोर से हंसे। अरे ये क्या हालत बना रखी है तूने, कोई देखे तो भिखमंगा समझे। कहाँ रहा इतने दिन, कभी एक चिट्ठी भी नहीं डाली। इतने दिन यहाँ रहा था, कुछ तो खबर रखनी चाहिए थी हम लोगों की। वो बहुत कुछ कहना चाहता था उनसे, पर दयनीयता का एक भाव अनजाने ही उसके मन पर हावी होता जा रहा था। भैया को दफ्तर जाने की जल्दी थी, वे चले गए तो उसने आगे बढ़कर घंटी बजाई। दरवाज़ा ताई नहीं खोला। उनके बालों पर आई सफ़ेदी और आंखों पर चढ़े हुए चश्मे के बावजूद उसे पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी, पर वे उसे नहीं पहचान पाई। अच्छा, तो याद आ ही गई ताऊ जी की, कोई ज़रूरत आन पड़ी होगी, तो बिना मतलब के तो याद करने वाला है नहीं। उनका व्यंग समझने के लिए किसी समझदारी की आवश्यकता नहीं थी। और हाँ, उनकी बात में सच भी तो था। उनका स्वार्थ ही तो लाया था उसे इतनी दूर। अगर वो अपनी स्थिति से उबा ना होता, या अगर इस बीच वो कुछ बन ही गया होता, तो क्या उसे ताऊ जी की याद आती, विशेषकर ताई जी के रहते। वो खिसियाई हंसी के साथ उनके पैरों की ओर झुका और उठकर व्यर्थ ही दरवाजे की चौखट खरोंचने लगा। घर का नक्शा ज्यों का त्यों रहने के बावजूद कुछ बदला लगा, कुछ और चमकदार, कुछ समृद्ध। अब तो राजू भैया भी कमा रहे होंगे, पता नहीं कितना कमाते होंगे। अगर ताऊ जी उसे भी पढ़ा लिखा देते तो वो भी कुछ बन गया होता। लेकिन क्यों पढ़ाते, वो उनका बेटा तो नहीं। लेकिन बेटा होने से भी क्या होता है, जिनका बेटा है उन्होंने क्या किया उसके लिए, क्या दे दिया उसे। ताऊ जी का हुलिया काफ़ी बदल गया था, सारे बाल सफ़ेद और कंधे कुछ झुके हुए। ताई जी ने उसके आने की खबर दी तो वे उसकी ओर मुड़कर कुछ ऐसे देखते रहे जैसे कुछ याद करने का प्रयत्न कर रहे हों, या कौन जाने इस उलझन से पार पाने में लगे हों कि उससे क्या कहें, उसका क्या करें। अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए, कहाँ रहे इतने दिन। कुछ क्षण उसे थकी सी दृष्टि से निहारने के बाद वे बोले। दूसरे क्षण उनकी टोहती सी दृष्टि पास खड़ी अपनी पत्नी पर पड़ी, जैसे कुछ हो जो वे उनके सामने कहना नहीं चाहते, या फिर ये समझने के लिए कि वे क्या चाहती हैं। इसी को रख लो ना, ताई जी बोली, आखिर को तो है अपना ही। सारी दुनिया में धक्के खाता फिरे, उससे अच्छा है कि अपने लोगों के बीच पड़ा रहेगा। हम भी तो बहुत दिन से कोई भरोसे वाला आदमी ढूंढ रहे हैं। अब ये जो भी है, जैसा है, अपना ही खून है। इतनी स्पष्ट बात का आशय न समझ पाए, इतना मूर्ख नहीं था वो। तो इन लोगों को एक नौकर की तलाश है। नहीं, वो घरेलू नौकर बनकर नहीं रहेगा, कम से कम अपने घर वालों के बीच तो हरगिज़ नहीं। ताऊ जी को भी ये प्रस्ताव पसंद नहीं था। उन्होंने उसे अपने पास बिठाकर चाय पिलाई, कुछ खाने को दिया, दुनिया की ऊंच नीच समझाई और कहा, देखो बेटा, वैसे तो तुम्हारा घर है ये, तुम्हारा जी करे तो रह लो यहाँ, लेकिन यहाँ रहकर जो काम करोगे वही अगर कहीं और जाकर करो तो ज़्यादा सुखी रहोगे। और फिर मैं भी कहाँ तक बचाऊँगा तुम्हें, रिटायर होकर बैठा हूँ, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। बोलते बोलते वे चुप हो गए, जैसे किसी गहरे सोच में पड़ गए हों कि क्या कहें। अचानक उन्हें खांसी आई और आती चली गई, जैसे कोई दौरा पड़ा हो। वे अपने सीने को पकड़कर ऐसे हिल उठे थे जैसे किसी भूकंप को थामने का प्रयत्न कर रहे हों। ताऊ जी क्या सचमुच इतने बीमार हैं, वो सोचने लगा, या मात्र उसे दिखाने के लिए खांसते जा रहे हैं, कुछ विशेष कहने की भूमिका में। उसने उठकर उनकी पीठ सहलाई। क्या हो गया ताऊ जी, कब से है ये बीमारी। कब से मत पूछ बेटे, उन्होंने हाँफते हुए उसकी ओर देखकर कहा, ये पूछ कि कब जाएगी। अरे इसे तो दम लेकर जाना है, तभी कहता हूँ कहीं और ठिकाना ढूंढ ले। मेरा कोई भरोसा नहीं, और अपने लोगों की चाकरी से बाहर की कैसी भी नौकरी अच्छी। वो चुप ही रहा था। देख भाई, मैं खरी बात कह रहा हूँ, वैसे भी मैं तेरा होता कौन हूँ। मैं तो तुझे वैसे ही मोह के मारे ले आया था, तू मेरी जिम्मेदारी तो नहीं। अब वो बात नहीं बनी तो मैं क्या करूँ।
असल में जिसने तुझे पैदा किया वही अपनी जिम्मेदारी भूल बैठा तो और किससे दोष दिया जाए। और फिर तेरी माँ वही कुत्ती निकली, छोड़कर अपनी औलाद अलग रंगरेलियाँ मना रही है। ताऊ जी आगे भी कुछ कहते रहे पर उसके कानों में माँ के लिए कुत्ती का प्रयोग देर तक बजता रहा। लेकिन उसने तो 1,000 रुपये दिए थे। 1,000 उसकी सहायता के लिए या उससे पीछा छुड़ाने के लिए? ताऊ जी ने उससे काफ़ी विस्तार में बात की। वो क्या करना चाहता है, क्या क्या कर सकता है, और ये कि उसके पास कितना पैसा है। लेकिन कोई काम ऐसा नहीं था जो कुछ लागत के बिना शुरू किया जा सके। सब्जी का ठेला लगाने के लिए भी 4-5 हज़ार की लागत ज़रूरी थी, लेकिन बातों ही बातों में बात सब्जी के ठेले पर टिक गई। क्या बुरा है, ताऊ जी ने कहा, सब्जी के ठेले से ही शुरू करो तो भी क्या बुरा है। साल 2 साल में कुछ पैसे बचाकर कोई बड़ी फल की दुकान लगा सकते हो। व्यापार में ऐसे ही तो तरक्की की जाती है। लेकिन लागत? कुछ पैसे उसके पास थे। ताऊ जी ने उसे 3,000 रुपये दिए, इस ताकीद के साथ कि ताई जी को इसकी भनक न पड़े, और इस अंतिम चेतावनी के साथ कि उसके बाद ना तो वे उसके लिए कुछ कर सकते हैं और न करेंगे। अपनी योजना के अनुसार उसने एक साइकिल के पहियों वाला ठेला खरीदा और सब्जियों का व्यापार शुरू कर दिया, पर वहाँ भी भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। 5-6 महीने बाद ही एक शाम माल बेचकर लौटते समय उसका ठेला एक पुलिस जीप से टकरा गया। उस समय वो कुछ नशे में भी था। ड्राइवर ने उसे गाली दी तो वो भी उससे भिड़ गया। परिणाम ये हुआ कि 7 दिन उसे हवालात में काटने पड़े। लौटने पर ना तो ठेला मिला और ना पैसे। उसने फिर अपने आप को वापस सड़क पर खड़ा पाया। फाकों में भला कितने दिन कटते। उसने अपना खून बेचने की आदत भी डाल ली, लेकिन खून भी तो रोज़ नहीं बेचा जा सकता। बीच बीच में कभी कोई छोटा मोटा काम मिल जाता था तो 2-4 दिन का जुगाड़ हो जाता था, नहीं तो मन मार कर भी उसे खून बेचने वालों की लाइन में लगना पड़ता था। ऐसे ही किसी लाइन से निकलते हुए उसकी भेंट हुई थी चौधरी से। लंबी कड़ियल काठी, छोटी छोटी आँखें, चेहरे पर झुर्रियाँ, नाक नक्श बिल्कुल अलग होते हुए भी उसे चौधरी की शक्ल रिक्शे वाले ठेकेदार से मिलती लगी। क्या नाम है तेरा? चौधरी ने पूछा था। उजास। उजास? ये भी कोई नाम हुआ? क्यों, उजास माने उजाला? अच्छा उजाले की छोड़, ये बता कितने पैसे मिल जाते हैं यहाँ? मिल जाते हैं जितने नसीब में लिखे हैं, उसने हताश स्वर में उत्तर दिया था। अरे नसीब तो बनाने से बनता है, चौधरी ने बीड़ी का बंडल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। ऐसे बनता तो सब बना लेते। उसने बंडल से बीड़ी निकालते हुए चौधरी की आंखों में झांका। एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के पीछे से झांकती हुई एक विचित्र सी आत्मीयता थी वहाँ। औरों की छोड़ो, अपना बनाना हो तो बोल लो। मुस्कुराहट चौधरी के होठों पर फैलने लगी थी। कोई काम है क्या? क्या करना होगा? उसने कुछ अविश्वास के साथ पूछा। अरे काम तो छोटा सा है, पैसे जितने चाहे ले लो, 10,000, 15,000, चाहे 20,000। ये कैसा काम? सारे अविश्वास के बावजूद उसे अचानक कुछ ऐसा आभास हुआ जैसे सीने की किसी अनजानी कंदरा में किसी उत्सव की तैयारी हो रही हो। कोई डकैती का प्लान बनाए हो? उसने बीड़ी का कश लेते हुए पूछा। अरे डकैती नहीं, खुल्लम खुल्ला ईमानदारी का सौदा है, चौधरी ने दोनों हाथ तानते हुए कहा था। इस हाथ दे उस हाथ ले। चौधरी उसे पास के ढाबे पर ले गया और 2 चाय का ऑर्डर दे दिया। वहीं चाय पीते हुए एक नई संभावना उसके सामने खुली। वो अपना एक गुर्दा बेचकर हजारों रुपए पा सकता है, जिससे उसका अपना कोई काम शुरू कर सकता है, कोई अच्छा सा काम। लेकिन इसमें तो जान का खतरा हो सकता है, उसने शंकित स्वर में पूछा था। कैसा खतरा? 3 दर्जन तो मेरे सामने दे चुके, चौधरी ने समझाया। यूँ समझ लो कि ऊपर वाले ने एक गुर्दा फालतू दे रखा है, वक्त मुसीबत में भुनाने को। जैसे 2 आँख होती हैं ना कि अब जिनके एक आँख हैं वे भी तो देखें कि नहीं। हाँ, एक आँख वाले की हंसाई तो होती है, पर एक गुर्दा रहे तो किसे पता चलेगा। चुपचाप एक गुर्दा दे दो और मज़े में अपना कोई काम धंधा शुरू कर लो। बात उसकी समझ में आती जा रही थी। चौधरी की बात से अधिक हजारों की खनक उस पर हावी होती रही थी। तो क्या करना होगा? बहुत तकलीफ तो नहीं होगी? अरे कहीं नहीं, चौधरी ने मक्खी उड़ाने के अंदाज में लापरवाही से हाथ झटकते हुए कहा। लेकिन दूसरे क्षण उसका स्वर गंभीर हो गया। हाँ, ये बात बस अपने बीच में ही रहे,
और किसी को भनक भी न पड़े इसकी। क्यों? उसे फिर किसी अनाम आशंका ने घेर लिया। अब बस सब बात पूछा ही जाएगा कि कुछ कहना भी मानेगा? चौधरी ने कुछ झिड़कते हुए कहा। उसके तेवर भी कुछ बदले लगे। पैसे कमाने हैं तो कुछ कायदा कानून भी मानना होगा। चौधरी उसके हाथ में 20 रुपए का एक नोट थमाकर चला गया। जाते जाते उसने अपना पता बताया और अगले दिन मिलने के लिए कहा। चौधरी के घर पहुंचकर उसकी 2-3 अपने जैसे लोगों से मुलाकात हुई। धीरे धीरे गुर्दे के व्यापार के दांव पेच उसे पता चले। वो एक गैर कानूनी धंधा था। साल भर पहले तक कोई बंधन नहीं था। जो चाहे अपना गुर्दा बेच सकता था। तब लोगों को 30,000 रुपये तक मिल जाते थे। पर बिचौलियों ने और डॉक्टरों ने बेईमानी शुरू कर दी। ठीक से जांच पड़ताल किए बिना ही बेमेल गुर्दा भी रोगियों को लगाने शुरू कर दिए। रोगियों से लाख 1.25 लाख रुपए लिए और गुर्दा देने वाले को 30-35 हज़ार रुपये टिका कर बाकी आपस में बांट लिए। रजिस्टरों में फर्जी जांच की रिपोर्ट भर ली। फिर रोगी जिए चाहे भाड़ में जाए। तब कानून बना कि कोई अपना अंग बेच नहीं सकता। लेकिन कानून से क्या होता है? दांव पेच वाले कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। फिर भी कुछ कमी तो आई है उस बेईमानी में। डॉक्टर कुछ सतर्क हुए हैं और पूरी जांच के बाद ही गुर्दा लेते हैं। गुर्दा बेचने वाले को यह हलफनामा देना होता है कि वो कोई पैसा नहीं ले रहा है, बस इंसानियत के नाम पर रोगी की सहायता करने के लिए अपना गुर्दा दे रहा है। वहीं उसे यह भी पता चला कि गुर्दे का रेट 80,000 का है, जिसमें 40 ले लेता है चौधरी और 40 मिलते हैं उसे जो अपना तन कटवाता है और जोखिम मोल लेता है। ये तो जुल्म है। वे सब एक मत थे। ये साला 40,000 किस बात के ऐंठ लेता है? अरे 10 ले, हद से हद 20 ले ले। पर चौधरी का अपना तंत्र था, अपना जाल, अपने गुंडे और पुलिस वालों तथा अस्पतालों से संबंध, सब पुख्ता इंतज़ाम। जरा जाके तो देख वहाँ, चौधरी कहता था। बंद करके रख देंगे और चूतड़ों पे बेत लगावेंगे सो अलग। और फिर कौन पैसे देगा तुझे? वो सब गुर्दा भी निकाल लेंगे और कहेंगे कि तूने तो हलफनामा दे रखा कि पैसे नहीं लेने हैं। कभी अकेले में वही कड़ियल सा चौधरी उसे प्यार से बिठाकर समझाता। फिक्र मती कर बेटे, और भी पैसे दिला दूंगा। कोई अच्छी पार्टी हाथ आने दे, एक बार जांच हो लेने दे, वो डॉक्टरी मेल मिलाप सही हो जाए तो फिर जितना बन पड़ेगा दिला दूंगा तुझे, तू सब्र तो कर। डॉक्टरी जांच, डॉक्टरी मेल मिलाप, ये सब काम आसान नहीं थे। उसने तो सोचा था कि अभी कोई रोगी आएगा कि गुर्दा चाहिए और वो अस्पताल में जाकर लेट जाएगा भगवान का नाम लेकर। डॉक्टर उसे बेहोश करके गुर्दा निकालेंगे और होश आते उसके हाथ पर रख देंगे 40,000 रुपये। पर धीरे धीरे इस मंजिल के बीच आने वाली बाधाओं से उसका परिचय हुआ। एक नहीं कई तरह की जांच होती हैं। हफ्ता 2 हफ्ता भी लग जाता है। पहला होता है खून का मिलान। खून ही नहीं मिला तो बात वहीं ख़त्म। खून मेल खा गया तो एक्सरे और फिर अल्ट्रासाउंड और फिर गुर्दे वाली एंजियोग्राफी, वैसी ही जैसे दिल की होती है, और भी न जाने क्या क्या। इस सब जांच में ही मरीज के घर वालों के 30-35 हज़ार चुक जाते हैं और ऊपर से इस बीच वो गुर्दा देने वाले को रोज़ के रोज़ 100 रुपये देता है दिहाड़ी के। उसके खाने पीने का खर्चा अलग। नहीं तो उसे डर रहता है कि कहीं वो बीच में भाग गया तो फिर कोई नया आदमी ढूंढना होगा उन्हें, और फिर सारे टेस्ट कराने होंगे। टेस्ट के दौरान कई लोग भाग जाते हैं। वो समझ नहीं पाता क्यों हाथ में आते 40-50 हज़ार का मोह कैसे छूट पाता है उनसे। लेकिन जल्दी अपनी बारी आने पर उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। डॉक्टरी जांच इतनी आसान नहीं होती। कुछ में तो अच्छा खासा दर्द भी हुआ और फिर आए दिन कोई ना कोई उसे डराने वाला मिल ही जाता था। जान का खतरा भी हो सकता है, कोई कहता। अब एक गुर्दा बचेगा तो कमजोरी तो आएगी ही, कोई समझाता। अरे क्या पता एक गुर्दे का पैसा देकर और क्या क्या निकाल लें, कोई डराता। अरे ये डॉक्टर बड़े चोर होते हैं, पता नहीं गुर्दे के साथ ही जिगर काट लें कि तिल्ली निकाल लें। सुना है दूसरे मुल्कों में बड़े दाम मिल जाते हैं इन सब के। और दूसरी ओर चौधरी समझाता, अरे कुछ भी नहीं होता, 50 के ऊपर गुर्दे तो मैं दिलवा चुका, जिससे बोलो मिला दूं, सब मजे में हैं, पैसा लेख के ऐश कर रहे हैं, ऐश। डॉक्टरों की ओर से भी उसे डर का कोई संकेत नहीं मिला। एक गुर्दा हो या 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, वे कहते। बाद में चाहे रिक्शा चलाओ चाहे फौज में भर्ती हो जाओ। लेकिन मन तो मन ठहरा। एक बार डर बैठ जाए तो शंका बनी ही रहती है। फिर चीर फाड़ का डर अलग से।
खून तो बहता ही होगा, कमजोरी कैसे नहीं आएगी, बेहोश तो करेंगे ही, और बेहोशी ना टूटी तो मिल लिए 40,000 रुपये, अर्थी के काम में आ जाएंगे। जांच के दौरान बत्रा साहब रोज उसे 100 रुपये देते थे। उनका लड़का उसे खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाता था, जहां वो कभी मुर्गा खाता था तो कभी मटन 2 प्याज़ा, और कभी कभी आइसक्रीम या कुल्फ़ी भी मांग लेता था। उसे किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं थी। 3-4 दिन बाद हिम्मत करके उसने बियर की फरमाइश की। बत्रा साहब के बेटे ने मुस्कुराकर बियर का भी ऑर्डर दे दिया। लेकिन कब तक? उसका मन उससे प्रश्न कर बैठता था। तभी तक ना जब तक उसके गुर्दे उसके अपने शरीर में लगे हैं। एक बार बत्रा साहब की बेटी का ऑपरेशन हुआ तो बस वे गुर्दे की कीमत चुकाकर अलग खड़े होंगे। फिर कोई नहीं ले जाएगा उसे किसी रेस्टोरेंट में। अपने हिस्से के 40,000 में वो कितने दिन ऐसा बढ़िया खाना खाएगा? लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, रहे ना रहे, खा लो जी भर के, उसका मन कहता। कल का कोई भरोसा नहीं। एक ओर 40,000 का आकर्षण और दूसरी ओर सर पर मंडराती मौत की छाया। इससे उबरने के लिए कभी कभी वो छटपटा उठता था, परंतु कहीं कोई विकल्प भी तो नहीं था। कोई भी तो नहीं था उसका अपना जो उसे इस उलझन से उबार ले। पर इस असंभव स्थिति के बीच कभी कभी संभावना की एक किरण उसे मथने लगी थी। पापा तो हैं, माँ भी तो है, लेकिन कैसे पापा, कैसी माँ? वे ही जिन्होंने उसे कभी अपनापन नहीं दिया। लेकिन शायद उसका मन कहता, यदि उन्हें पता चले कि उनका बेटा ज़िंदगी की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है, तो शायद वे आ जाएंगे। आखिर को उनका खून है, वे आकर उसे बचा लें। बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने पापा को पत्र लिखा। आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ। आप तो कुछ दिन तक 200 रुपल्ली भेजकर चुप हो गए, पर मुझे जिंदा रहने के लिए अपना गुर्दा बेचना पड़ रहा है। गुर्दा, जिसे अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं। इसमें जान का भी खतरा है, बाद में भी कमज़ोरी रहेगी। मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। आपको आखिरी वक्त इसलिए लिख रहा हूँ कि सुना था आप मेरे बाप हैं, और सुना तो ये भी है कि बाप को अपने बेटे की ज़िंदगी प्यारी होती है। चिट्ठी भेजने के बाद कोई विश्वास ना होते हुए भी उसे कहीं आशा थी कि पापा आएंगे और अड़ जाएंगे कि वो अपना गुर्दा न बेचे। लेकिन ना आए तो, और ये तो उसे व्याकुल कर देता था, इतना कि वो बौखला उठता था। किसे पाए, किससे भिड़ जाए, अपना सर फोड़ ले या किसी और का। इसी उलझन में उसने माँ को भी चिट्ठी लिखने की सोची, लेकिन कौन जाने चिट्ठी उसके पास पहुँचे भी या नहीं। उस कमीने के हाथ पड़ गई तो क्या जाने वो उसे देगा भी कि नहीं। सब सोच विचार के बाद उसे स्वयं ही वहाँ जाना ठीक लगा, लेकिन आने जाने में 2-3 दिन लग सकते थे, और चौधरी का हुक्म था उसका कोई बंदा कहीं नहीं जाएगा। बाहर जाने का मतलब बंदा हाथ से निकलने का डर, और बंदा हाथ से निकलने का मतलब मिलते मिलाते कमीशन का हाथ से फिसल जाना। अचानक एक दिन उसने जाना कि वो चौधरी की कैद में है। चौधरी के लठैतों की चौकन्नी निगाहें उसे घेरे हैं, और वो चौधरी से भिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे को जी भर के गालियाँ सुनाई। चौधरी को यदि अपने कमीशन का लालच ना होता तो वो उसे शायद जान से ही मरवा देता, और उसे यदि अपनी भूखमरी का भय ना होता तो वो परिणाम सोचे बिना किसी रात चुपके से वहाँ से भाग खड़ा होता। लेकिन अब तो उसे अपना गुर्दा बेचना और भी आवश्यक लग रहा था, क्योंकि क्रोध में ही सही उसने चौधरी से कह दिया था कि पैसा मिलते ही मैं तेरे गुर्दे निकाल के कुत्तों को ना खिलाऊं तो अपने माँ बाप का नहीं। और चौधरी ने उसके मुंह पर थूकते से लहजे में कहा था, जा जा बड़ा आया माँ बाप वाला, माँ बाप होते तो तुझे घूरे पे फेंक के अलग मौज नहीं मना रहे होते। उसे पहली बार दुख हुआ था कि उसने चौधरी की मीठी मीठी बातों में आकर अपनी दुख भरी कहानी उसे क्यों सुनाई। उसने माँ को फ़ोन करने का निश्चय किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बरसों से सहेज के रखा माँ का पता और फ़ोन नंबर कभी काम भी आएगा। फिर भी वो उन्हें संभाल कर रखे था, शायद इसी दिन के लिए। उसने पता लगाया कि रात को 9 बजे के बाद फ़ोन करे तो बहुत सस्ते में फ़ोन हो जाता है, यही कोई 10 रुपये 1 मिनट तक बात करने के। लेकिन रात को न जाने वहाँ कौन कौन हो। उसने दिन में बात करने का निर्णय लिया। पैसे ज़्यादा लगेंगे तो लगें। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे 11 बजे मिलने को बुलाया था, ठीक 11 बजे। शायद उस समय वो घर पर अकेली रहती हो, लेकिन वो क्या कहेगी, क्या करेगी? अपने इन प्रश्नों का उत्तर उसके पास नहीं था। कुछ भी हो सकता है, माँ का दिल ठहरा, माँ कुछ भी कर सकती है, उसने सुना था। उसकी योजना ठीक निकली, माँ से बात हो गई। यस,
उधर से आवाज़ आई, मैं उजास बोल रहा हूँ माँ। कौन उजास? तुम्हारा बेटा माँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें मना किया था कि तुम कभी नहीं मिलोगे, और इस शहर में। मैं वहाँ नहीं हूँ, मतलब मैं दूसरे शहर से बोल रहा हूँ, और मैं मिलने भी नहीं आया। बोलो क्या कहना है? नहीं, वैसे ही बस बताना था कि इधर मैं बड़ी मुश्किल में था, तो मैं अपना गुर्दा बेच रहा हूँ कि पैसा मिलेगा तो कोई काम शुरू कर लूँगा। तो मुझे क्यों बता रहे हो? अपने बाप को बताओ, उनको भी लिखा है। लेकिन क्या? और हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो, जो ठीक समझो करो। तुम जानो, तुम्हारा बाप जाने। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया था। आगे से कभी मुझे फ़ोन भी मत करना। वो कुछ कहे उससे पहले ही फ़ोन कट चुका था। उसका मन हुआ कि वो एक गंदी गाली दे, लेकिन किसे? माँ को, जो अपनी जिद में किसी अनजान चुड़ैल की तरह बोल रही थी, या बाप को, जो उसे माँ के पास से छीन लाया था और फिर सौतेली माँ के हाथों बिक कर रह गया? गाली देने के लिए उसके सामने बस चौधरी था, वही चौधरी जो जल्लाद की तरह उस अपने चारों ओर खड़ा दिखाई देता था। फिर भी मजबूरियाँ होती हैं जो सबको किसी न किसी तरह बांधे रखती हैं। सारी गाली गलौज और तनातनी के बावजूद दोनों का व्यापारिक अनुबंध ज्यों का त्यों बना रहा। और फिर वो संयोग भी आ ही गया जब एक रोगी के साथ उसके सारे टेस्ट मेल खा गए। ऑपरेशन की तारीख भी तय हो गई। तब भी दो एक समझाने वालों ने उसे समझाया कि उस ऑपरेशन में जान का खतरा है। डॉक्टर लोग और चौधरी वगैरह तो ऐसे ही कह देते हैं कि डर की कोई बात नहीं। सच बता दें तो कौन अपना गुर्दा देगा? उनका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। लेकिन भविष्य में कुछ कर पाने की संभावना उसे पीछे हटने से भी रोक रही थी। ऑपरेशन से एक दिन पहले उसके नाम से एक बैंक में खाता खुल गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान अगर उसके प्राण निकल गए तो? ये सोचते हुए उसने अपनी ओर से जिद करके पापा और माँ के नाम भी खाते में चढ़वा दिए। फिर उसने दोनों को पत्र लिखे, तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया, पर मेरा तो कोई और नहीं है। मैं अगर मर जाऊँ तो मेरे बैंक खाते से अपने हिस्से के 20,000 रुपये ले जाना। जीवन की उस अंधेरी सुरंग में छलांग लगाते समय वो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि यदि वो ऑपरेशन के बाद ठीक ठाक बच गया तो उन पैसों का क्या करेगा। क्या चौधरी को सबक सिखाने के लिए अपने कुछ लठैत रखना ठीक होगा, या स्वयं चौधरी बनकर कहीं गुर्दे बिकवाने का धंधा करना अच्छा होगा? लेकिन उस समय उसकी अंतिम इच्छा थी तो बस ये कि ऑपरेशन के कमरे में घुसने से पहले उसे पापा और माँ खड़े दिख जाएं, उनकी आंखों में आंसू हों। और अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सीतेश आलोक की दिल झकझोर देने वाली कहानी कोई अपना। कहानी आपको अगर पसंद आई है तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।